सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, मुल्क में मॉनसून बारिशों का तूफ़ानी स्पेल जारी है जिससे पाकिस्तान एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। सिर्फ सियालकोट की बात करें तो वहाँ पर बारिश का 49 साल रिकॉर्ड टूटा है। नारोवाल में करतारपुर का पूरा इलाका डूब चुका है, जबकि भारत से आने वाले दरिया चनाब, रावी, सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। DGPDMA के मुताबिक 38 साल बाद दरिया रावी में इतना पानी आया है और अगले चंद दिनों में बड़े रेले गुजरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। लाखों लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि सैलाबी रेलों से मुतालिक मालूमात इस बार सिंतास मुआहदे के रिवायती तरीक़ाकार के बजाय भारतीय हाई कमीशन ने बराह रास्त सिफारती ज़राए से पाकिस्तान को फराहम की हैं। इन इत्तलात की बुनियाद पर फिर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। सवाल यह है कि क्या सिफारती सतह पर यह ताउन सैलाबी खतरात पर काबू पाने के लिए काफ़ी है? और दूसरी तरफ एक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान भी अपने किरदार को नए सिरे से मुतय्यन करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, जहाँ पर ताकत का तवाज़ुन मगरब से मशरिक़ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। चीन के साथ अगर हम बात करें तो हर मौसम की दोस्ती है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है, लेकिन साथ ही अमरीका, रूस, खलीजी ममालिक और वस्ती एशिया के साथ भी ताल्लुकात को मुतवाज़न रखना इस्लामाबाद की सिफारतकारी का एक बड़ा चैलेंज है। इस पर काफ़ी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली है। CPEC, ब्रिक्स, शंघाई ताउन तंजीम और आज़ाद तिजारती मुआहदों के जरिए पाकिस्तान अपनी मईशत को नए इम्कानात की तरफ लेकर जा रहा है। और हाल ही में चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके बाद चीन की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन करार दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद की एक नई बुलंदी को जाहिर करता है। इसके अलावा कई दहाइयों की कशीदगी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने ताल्लुकात बहाल करने की राह पर गामजन है, जो न सिर्फ जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का इशारा है बल्कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसका भी अमली इज़हार है। पाकिस्तान अब ये चाहता है कि दुनिया उसे किसी भी जंगी मैदान के तौर पर नहीं बल्कि दोस्ती और शराकतदारी के एक पुल के तौर पर पहचाने। और यही वजह है कि इस्लामाबाद अपनी सॉफ्ट पावर यानी सकाफत, इक़दार और मुस्बत सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर जोर दे रहा है ताकि दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना सके। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के इस उभरते हुए आलमी किरदार पर बात करेंगे। क्या इस्लामाबाद, बीजिंग, वाशिंगटन के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगा? क्या पाक फ़ौज पर चीनी एतमाद और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान को एक नए सिफारती उफ़क़ पर लेकर जाएगी? लेकिन पहले पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक वर्स हो चुकी है, उस बारे में आपको अपडेट कर देते हैं। जो सूरत हाल है स्पेशली सियालकोट के अंदर आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तकरीबन 500 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। उससे पहले बुनेर में सूरत हाल थी, फिर गिलगित बल्तिस्तान हमारे सामने था, और अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब के सियालकोट से जब पानी नीचे आएगा दीगर शहरों में, ख़ासतौर पर लाहौर में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खुशकुन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो जहाँ पर आबादियाँ कायम कर दी गई हैं, जो दरिया के रास्ते में आती हैं, पानी वहाँ पर पहुँच चुका है और पानी अपना रास्ता बना रहा है। शादरा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है और अगर मज़ीद पानी छोड़ा गया तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा खुशकुन नहीं हो सकती है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा और चेयरमैन NDMA और DG ISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सूरत हाल के बारे में बताया था कि किस तरीके से पाक फ़ौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और NDMA पेशगी इत्तलात भी दे रही है, इक़दामात कर रही है। हुकूमत की जानिब से जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने बताया कि वज़ीर आज़म तमाम तर सिचुएशन के अंदर अवेयर हैं और तमाम महकमों से वो अलर्ट ब्रीफिंग ले रहे हैं और उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे सियालकोट से मियां नदीम ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नदीम, आप बताइए सियालकोट की मजमूई सूरत हाल आज क्या रही और इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर बारिशों के बाद कितनी बारिश हो चुकी है यहाँ?
जी बिल्कुल, ये सैलाबी बारिश ने सियालकोट में तबाही मचा दी है। हर तरफ जो है ना वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कल से स्टार्ट होने वाली बारिश ने सियालकोट के जितने भी रोड से जितने भी नदी जितने भी गलियाँ मोहल्ले वो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। अभी तक जो है ना वो 400 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश जो है ना वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। 24 घंटे के दौरान जो है ना वो सियालकोट के कई ऐसे घर हैं जिनमें कई कई फीट जो है ना वो अभी तक भी पानी वहाँ पर मौजूद है। अभी तक ताज़ा तरीन की सूरत हाल ये है कि अभी तक जो है ना वो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पसूर हो, सियालकोट हो, हैदराला हो, हर जगह जो है ना वो पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे इंतहाई शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानब से मौसम सरमा से कबल ही ये दावे किए जा रहे थे कि नदी नालों की सफाई कर ली गई है, अब पानी जमा नहीं होगा। लेकिन जब बारिश हुई है तो नदी नालों में जो वहां पर जो कूड़ा क्रिकेट जमा था, जिसके बाद पानी जो है वो बाहर निकल आया है। जितने भी सियालकोट के नदी नाले हैं उनका पानी ओवरफ्लो होकर शहर में दाखिल हो चुका है। तो शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं कि कई कई फीट पानी सड़कों पे और लोगों के घरों में मौजूद है। जी, और जो शहर को दीगर गिरदोनवा के गाँव से मिलाने वाली राबता सड़कें और पुल हैं, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें जी, बिल्कुल अगर पसरूर की बात की जाए तो पसरूर में नारवल सियालकोट को मिलाने वाला जो मेन पुल था वो कल 70,000 क्यूसेक पानी आने के बाद जो है ना वो टूट गया था, जिसके बाद पानी 100 के करीब देहातों में दाखिल हो गया था। कई गाँव ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। शहरियों के घरों में पानी चला गया है। जो जानवर हैं वो माल मवेशी वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जानवर और माल मवेशी पानी में बह गए। मजमूई तौर पर कुछ अंदाजा लगाया गया अब तक सियालकोट की जिला इंतजामिया की जानिब से कि नुकसान कितना हुआ, खुदा न खास्ता जानी नुकसान कितना हुआ और माली नुकसान कितना हो चुका है? जी बिल्कुल, ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि सियालकोट की तहसील समरियाल है, जहाँ पर 5 लोग पानी की नज़र हो चुके हैं, पानी में बह चुके हैं, जिनमें से 2 की लाशें अभी तक मिल चुकी हैं। वो डेरे पे अपने रिश्तेदारों को लेने गए थे, लेकिन वो पानी का जो ठाला था वो आया, जिसके बाद वो पानी की नज़र हो चुके हैं। तो 2 लोगों की लाशें मिल गई हैं, 3 की अभी तलाश जारी है। रेस्क्यू ने 1112 ने 100 के करीब जो अभी तक जो लोग हैं उनको रेस्क्यू भी किया है। जहाँ पर अगर बात की जाए, जहाँ पर भी नजर जाती है सियालकोट में, वहां पर हर जगह जो है ना वो पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां नदीम, आप हमें सियालकोट के बारे में अपडेट कर रहे थे। उसके गिरदोनवा में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, वो आपने बताई। और मजीद भी बारिशों की पेशेंगोई कर दी गई है। अगले 24 घंटे वक्फे से सियालकोट और उसके नवा में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई और उसके बाद में अब सूरत हाल अगले आने वाले 2 से 3 रोज में सिंध के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि ये सैलाबी रेले जब सिंध की तरफ आएंगे तो दरियाए सिंध में सुपर फ्लड का खतरा है। और यहाँ पर भी महकमा इरिगेशन के सरबराहों की जानिब से एक आला सतह की मीटिंग बुलाई गई है। सिंध में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हंगामी अलर्ट जारी कर दिया, बता दिया जो सुपर फ्लड दरिया सिंध में आएगा उसे निपटने के लिए ख़ासतौर पर सक्खर के मकामात पर क्या इंतजाम किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सक्खर से हमारे नुमाइंदा शाहिद अली ने। शाहिद, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है सक्खर में, मजमूई तौर पर क्या इंतजाम कर लिए गए मुमकिन तौर पर जो सुपर फ्लड आएगा? देखिए, सूरत हाल ये है कि सुपर फ्लड जो है उसके आने के लिए इससे पहले महकमा आबपाशी में एक अलर्ट जारी हुआ था रात गए कि हमारे पास सिंध में जो है वो सुपर फ्लड आ सकता है। उसके बाद महकमा आबपाशी के हुक्काम ने कहा कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब हमारे पास आ रहा है। बहरहाल सुपर फ्लड आए या इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आए, सिंध में गुड्डू बैराज से आकर ये सैलाबी रेला सबसे पहले टकराएगा, क्योंकि पंजाब के जितने भी दरिया हैं वो यहाँ पर चाचड़ा के पास आकर सिंध में दाखिल हो जाते हैं और सिंध में गुड्डू बैराज से जब टकराएंगे उसके बाद फिर सक्खर बैराज का नंबर आएगा। गुड्डू बैराज से अभी ऊंचे दर्जे का 2 से 3 दिन पहले जो है सैलाबी रेला क्रॉस हुआ है और वो आसानी क्रॉस हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि महकमा आबपाशी सिंध जो है वो पूरी तरह अलर्ट है। खुसूसन उनके जो सूबाई वजीर हैं आबपाशी के जाम खान शोरो, वो गुज़िश्ता रात भी पूरी रात नहीं सोए हैं। वो तमाम रात जो है सिचुएशन मॉनिटर करते रहे कि भाई हमारे पास सिंध में कितना पानी आ रहा है, क्या सूरत हाल है और ये मराला से कितना पानी गुजर रहा है, कादरापुर के पास कितना पानी आ रहा है, खानकी के पास कितना पानी आ रहा है। आपने बताया कि महकमा आबपाशी पूरी रात नहीं सोए, इक़दाम किए जा रहे हैं। शायद ये बताइए जो नशेबी बस्तियां हैं, जैसे हमने देखा था 2022 में जो सूरत हाल हुई थी सक्खर और नवा में, फिर इसके अलावा इंटीरियर सिंध के जो दीगर शहर हैं दादू जूही वगैरह, वहाँ पर जो सिचुएशन पैदा हो गई थी, खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए जो नशेबी बस्तियाँ हैं, आबी गुजरगाहें हैं, वहाँ पर तामीरात को हटा दिया गया, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
नहीं, अभी ऐसा कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। देखें, हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 5 से 6 जो है हसास बंद है। इनमें कादिरपुर लूप बंद है, नुसरत लूप बंद है, आकिल आगानी बंद है, कंदकोट बंद है, गौसपुर बंद है, उलरा जागीर बंद है और हैदराबाद के करीब मटियारी बंद है। इन बंदों के लिए जो है वो सूबाई वजीर आबपाशी और सेक्रेटरी आबपाशी सिंध जरीफ खेड़ों ने दौरा किया है। आज यहाँ लाड़काना के बंद का, लाड़काना 7 बंद का उन्होंने मुआयना किया है और उसके फौरन बाद वज़ीर आला सिंध ने उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध ने उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि भाई आप मुझे बताइए कि सूरत हाल है क्या, हम किस तरह बंदों को महफूज बना सकते हैं। तो फौरी तौर पर जो है सैकड़ों ट्राली पत्थर जो है वो पहुंचाया जा रहा है इन हसास बंदों पर, ताकि अगर खुदा न खास्ता सुपर फ्लड आ जाता है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब भी सिंध के लिए खतरा ही है। अगर ऐसा कुछ होता है उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हम कहां से किन किन देहातों के लोगों को महफूज बना सकते हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो अभी तक जो है वो खासी, मतलब ये है कि टेंस नजर आ रही है। पूरा आबपाशी का अमला अलर्ट है, तमाम छुट्टियां जो है मनसूख कर दी गई हैं जितने भी। सूरत हाल काफ़ी टेंस है। आप शाहिद अली ने हमें सखर के बारे में और मजबूरी तौर पर सिंध में हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं, सरबराहान जिस तरीके से सर जोड़ कर बैठे हैं कि यहाँ पर सुपर फ्लड आएगा, सैलाबी रैले गुजरेंगे, वो उनसे बचने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इस पर हमें अपडेट कर रहे थे। अब इंटरनेशनली पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि भारत मजीद भी पानी छोड़ेगा। सूरत हाल भारत में भी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं और भारत पाकिस्तान को उसने सिफारती सतह पर तो आगाह कर दिया है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी चैनल को उसने यूज़ नहीं किया है। और पाकिस्तान मजबूरी तौर पर अब बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान में किस तरीके से अपना तवाज़ुन कायम रख सकता है ताल्लुकात को लेकर। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। चीन के भी वज़ीर ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज को ख़ित्ते में मजबूती का ज़ामिन करार दिया है। किस तरीके से पाकिस्तान तमाम तर सूरत हाल को मैनेज करेगा, इंटरनेशनली ये सैलाबी सूरत हाल जो है उसको किस तरीके से डील कर सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीन और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने। मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। आप किस तरह देखते हैं सूरत हाल को, जो भारत की तरफ से पानी पाकिस्तान में आ रहा है, भारत से जो दरिया पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है उनसे 38 साल बाद इतना ज़्यादा पानी आया है, आप क्या समझते हैं इसमें वाकई जो भारत है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ या भारत की बदनीयत ही है इसमें? जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक भारत भी मुतासर हुआ है और लगभग पूरे इस खत्ते में 2000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो इसलिए ये तो जब हम डेटा एनालाइज करेंगे उसी वक्त पता चलेगा कि भारत ने बदनीयती की वजह से किया है या वाकई उसने जो है पाकिस्तान में जाने बचाने के लिए या मज़ीद नुकसान से पाकिस्तान को बचाने के लिए ये वार्निंग दी है। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि उन्होंने जब ये हमें इत्तला दी है तो वो परमानेंट इंडस कमीशन जो है उसके ज़रिए नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो है ये सिफारती ज़राए से दी है। तो ये इसका मतलब ये है कि उनका जो यकतरफ़ा तातुल है सिंतास मुआहिदे का वो बरकरार है, जिसमें बदनीयती शामिल है। क्योंकि अगर वो करते तो यही इत्तला जो है हमारे परमानेंट इंडस कमीशन को दे सकते थे या जो हमारे परमानेंट इंडस कमिश्नर हैं उनको दे सकते थे। जी ठीक। अच्छा मसूद साहब, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस चैनल को भारत ने इस्तेमाल नहीं किया जब पानी पाकिस्तान में छोड़ा है, बल्कि सिफारती ज़राए को वो इस्तेमाल कर रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं इस अमल को? देखिए, इसका जो माहिदे होते हैं उनका एक तक़द्दुस होता है, दोनों ममालिक को उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये दो तरफ़ा माहिदा है और हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर उस माहिदे को मुअत्तल किया हुआ है। लिहाजा इस वक्त चूँकि मानसून के वजह से बारिशें आ रही हैं और मौसमी तग़य्युर भी है, जिसकी वजह से जो है ना एक ज़माने में जहाँ जिन इलाक़ों में आप जो है 40 से 50 मिलीमीटर के करीब जो है बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ जो है आज जो है इस सीज़न में आपने देखी कि 450 मिलीमीटर तक भी चली गई हैं, जो इस इलाक़ों के लिए संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। और जो सिंतास मुआहिदे के तहत भारत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें बर वक्त इत्तला दे कि कितना पानी आ रहा है और कितना पानी जो है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका डेटा क्या है, वो डेटा शेयर करना। तो उसने जो ये
हमें सफारती ज़राए से बताया है। इसका मतलब यह है कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। उसने जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसकी सलाह नहीं मानी, उसके फ़ैसले को नहीं माना, और यकतरफ़ा तौर पर जो है वही तातुल का शिकार करके इस माहिदे को, तो इसमें जैसे कि क्या मसूद साहब इसको इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रेक करना समझेंगे? जो भारत ने सिफारती ज़राए को इस्तेमाल किया, इंडस वाटर ट्रीटी चैनल को यूज़ नहीं किया, तो उसने माहिदा तोड़ दिया बाकायदा तौर पर? नहीं, माहिदा नहीं टूटा, माहिदा टूटा नहीं। हिंदुस्तानी भी जो है वो बहुत चालाक है इस सिलसिले में। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि उन्होंने माहिदा तोड़ दिया है, उन्होंने कहा है मुअत्तल किया है। लेकिन जो माहिदे की अपनी शर्त है उसके मुताबिक आप उसे मुअत्तल नहीं कर सकते, या उसे जो है किसी भी तरीके से यानी ये कि आप उसे साइड पे नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये किया है, उन्होंने अभी तक कानून ये पोजीशन नहीं ली है कि ये माहिदा ख़त्म हो गया है। हमने बाकायदा कानून के तकाज़ों को सामने रखते हुए हमने बाकायदा उनके जो हमारे सेक्रेटरी आबी अमूर के, उन्होंने उनको इत्तला दी है कि ये हमारा मौक़िफ़ है। अगर कुछ आपके इख्तलाफात हैं इस माहिदे के सिलसिले में, बातचीत के ज़रिए हम उन्हें हल कर सकते हैं। माहिदा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक मौका था, सुनहरी मौका था कि चूँकि जो है अगर मॉनसून बारिशों की वजह से दोनों ममालिक का नुकसान हो रहा है, तो ये सुनहरी मौका था कि भारत खैरसगाली का मुजाहरा करते हुए इसे इस चैनल को इस्तेमाल करता है। लेकिन इस चैनल को नज़रअंदाज कर देना मसूद खान साहब कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है इंडस वाटर ट्रीटी चैनल को इस्तेमाल ना करना? मुस्तकिल बुनियादों पर बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि देखिए जब तक ये मुअत्तल रहेगा तो हमें ये नहीं मालूम कि भारत कितने डैम वहाँ बना रहा होगा। एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो तकरीबन 12 से 20 डैम बना रहा है। उसके अलावा इंडस, चनाब और जो झेलम के दरिया हैं, इनसे नहरें खींच के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ ले जा रहा है, और इस तरीके से पानी को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये है कि जब तक ये तातुल रहेगा तब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, लेकिन जब कोई मतलब कैटास्ट्रफी आएगी, जब इस किस्म की कुदरती आफत आएगी मानसून रेंज की वजह से, मानसून सीजन में, तो उस वक्त भी अगर वो डेटा बर वक्त नहीं रिलीज़ करता तो उससे वो कैटास्ट्रफी बढ़ सकती है। लिहाजा मैं समझता हूँ बहुत सारे खतरात मौजूद हैं, और ये जो इसमें मैंने पहले भी वाज़ेह किया है कि 2 कलीदी नुकात हैं कि एक बिल्कुल ठीक है मसूद साहब, बहुत सारे खतरात मौजूद हैं, आपने दुरुस्त फरमाया, और जिस जोग्राफियाई सतह पर हम भारत के लिए मौजूद हैं जिसे लो रिपेरेन कहा जाता है, और इसी तरीके से भारत भी चीन की तरह इसी सेम सिचुएशन के ऊपर है, तो क्या अगर भारत हमारे साथ इस तरह करता है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करता है, तो फिर चीन से भी उसे इस तरह के खतरे का सामना हो सकता है? जी, इस खतरे का सामना है, और अगर देखा जाए दरियाई सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 दरिया जो हैं, ब्रह्मपुत्र मशरक़ की तरफ है, ये 2 दरिया जो सतलज और इंडस मगरब की तरफ हैं। इन तमाम दरियाओं में जो चीन है वो अपर राइपेरियन है, और वो जो है वो इसी किस्म के इक़दाम कर सकता है। कुछ इशारा चीन ने दिया है, क्योंकि ख़ास तौर से ब्रह्मपुत्र के सिलसिले में उन्होंने जो तिब्बत में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसको कहते हैं यारलोंग सांगपोआ, तो तवील दरिया है, और उसके पानी जो है उनके बहुत टोरेंशियल वाटर्स हैं और बहुत तेज़ रफ्तारी से चलते हैं। तो चीन ने ये ऐलान किया है कि वो उस दरिया के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा, जिसकी मेगावाटेज जो है कुछ 60,000 के करीब होगी। तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा दरिया है वो 22,250 का मेगावाट का है, और वो उसे 3 गॉर्जेस डैम कहते हैं। अगर चीन ने ये 60,000 मेगावाट का डैम बनाया जिस दरिया का मैंने जिक्र किया उसके ऊपर, तो हिंदुस्तान को ये खतरा है कि नीचे जो है जो ब्रह्मपुत्र है बाद जो है नीचे दरिया पर जो पानी जाता है, बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं मसूद खान साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की बात कर लेते हैं। चीनी वजीर खारजा ने पिछले दिनों पाकिस्तान का दौरा किया और पाक फौज को खित्ते में इस्तेहकाम की ज़ामिन करार दिया है। कितनी बड़ी सिफारती अहमियत है इस बयान की?
ये मेरा ख्याल है दूसरी मरतबा हो रहा है। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन गए थे और वहाँ के नायब सदर खान चंग से मुलाकात हुई थी, और उसके अलावा बाद में वो वांगी के साथ जो उनके वज़ीर ख़ारजा उनके साथ तवील मुज़ाकरात हुए, तो जो एलामिया शाया हुआ था, जो गुफ्तगू चाइना डेली या चीनी ज़राए ने पब्लिश की थी, उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने कहा कि एक तो ये कि हमारी फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की, दूसरा ये कहा कि किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए काम कर रहे हैं, और तीसरे जो आपने अभी हवाला दिया है कि उन्होंने आके इस बात को दोबारा दोहराया है, और ख़ुद जो है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के किरदार की है। और ये आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी है और अफवाज पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुक़ात हैं, और ये ताल्लुक़ात जो हैं यानी मतलब एक तो पाकिस्तान और चीन के बहुत ही गहरे ताल्लुक़ात हैं हर मैदान में, वो माशी हो दिफाई हो, लेकिन इन दो अफवाज के दरमियान भी न सिर्फ ताल्लुक़ात बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये जो है इसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी में जॉइंट एक्सरसाइजेस में। सरदार मसूद खान साहब आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात के बाद मईशत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तन्हा नहीं निमट सकता है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, और 2025 का जो क्लाइमेट रेट इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट में जो मुतासरा ममालिक की लिस्ट है उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त आ गया है, जहाँ 2022 के सैलाब में 15 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, और इतने ही मजीद मुआशी नुकसान भी उठाना पड़े थे, जिससे 9 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नेचर जर्नल में शाया एक हालिया रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 1950 से लेकर 2012 के दरमियान पाकिस्तान में 19 बड़े सैलाब आए हैं, और जिससे 39 अरब डॉलर का मजमूई नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अहम बात यह है कि इनमें से आधे सैलाब सन 2000 के बाद में आए हैं, जिससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत के लिए आने वाले साल निहायत अहम और चैलेंजेस से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। अगरचे इस वक्त मुल्क को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल है, लेकिन वजारत खजाना की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्क की मईशत को कई बड़े खतरात लाक हैं, जिनमें कम शरह नमू, बढ़ता हुआ कर्जा, टैक्स वसूलियों में कमी, सर्कुलर डेट का बढ़ जाना और कुदरती आफात जैसे खदशात शामिल हैं। अगर शरह नमू 5% के बजाय सिर्फ 3.5% रही तो अगले 3 सालों में माली खसारा खरबों रुपए बढ़ सकता है, और इसके साथ ही कर्जों की अदायगी, दरामदात पर दबाव और ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी सख्त असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट ये भी जाहिर करती है कि सरकारी इदारों के जो नुकसानात हैं और हुकूमती अखराजात हैं, इसमें बेतहाशा इजाफा माली बहरान को मजीद गहरा कर सकता है। वजारत खजाना के मुताबिक इन खतरात से निपटने के लिए हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने, गैर ज़रूरी मनसूबे रोकने और तवील मुद्दती इस्लाहात पर काम करने का इरादा रखती है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये इक़दाम पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने के लिए काफ़ी होंगे? इस अहम तरीन इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप किस तरह देखते हैं, सबसे पहले तो जो मुल्क में मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की मईशत को कितना मुतासर कर रही है? ज़राअत सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुई है, और एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो मुल्की मईशत है उसमें ज़राअत का हिस्सा 22 से 24% है, और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका गुजर बसर और मुल्क की जो 37% वर्क फोर्स है वो इसी सनत के साथ वाबस्ता है। तो ज़राअत मुतासर होती है तो पाकिस्तान की मईशत को कितना ज़्यादा डैमेज करती है ये डॉक्टर साहब? तो हमें जो अहमियत है वो ये समझनी है कि ये वक्त है कि हम जो पॉलिसी साजी करते हैं, चाहे वो डैम्स बनाना हो, चाहे वो सिटीज़ को हमने जिस तरह ग्रो किया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की है, उनका निज़ाम हो, या रिवर मैनेजमेंट है, और जिस तरह हमने मुल्क में डिफॉरेस्टेशन की, यानी कि दरख्त काट कर और नए दरख्तों को उस तरह नहीं लगाया, यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट का भी ध्यान नहीं रखा। तो जो क्लाइमेट का इफेक्ट है, ये तो लोकल चीज़ें हो गई ना सारी। जो क्लाइमेट का इफेक्ट बाहर
जो दूसरे ममालिक की वजह से आ रहा है, उसने ये एक पूरी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। पर हमारी अपनी वाटर मैनेजमेंट की नाकस सलाहियत और जिस तरह की पॉलिसी साजी की ज़रूरत थी वो ना करना, ऑफ कोर्स इस सारे में एक अहम रोल प्ले करती हैं। और अगर अब आप देखें तो ज़राअत मुल्क का 22% तो ज़रूर है, और पिछले साल यानी कि जब फ्लड्स नहीं भी अफेक्ट कर रहे थे तो जो 5 स्टेपल क्रॉप्स हैं उनको मिलाकर ओवरऑल ज़राअत में 13% कमी या कॉन्ट्रैक्शन आई थी इन दी क्रॉप्स दैट वर प्रोड्यूस्ड। इसीलिए आपको शुगर भी मनवाना पड़ी और वीट की भी क्रॉप उतनी अच्छी नहीं थी। सो अब वक्त वो है जहां हमें ये सोचना है कि आखिर ये बार बार हम क्यों इन मसाइल में जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन की पॉलिसी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की पॉलिसी साजी हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसी साजी हो, चाहे वो बिजली से लगानी है, बिजली फॉसिल फ्यूल्स की बजाय न्यूक्लियर पे मूव करना है, फॉसिल फ्यूल्स की बजाय आपने सूरज और विंड से बिजली बनानी है। सो जो पॉलिसी साजी की डेप्थ और ब्रेड्थ और क्वालिटी, मैं बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं जी बड़ी लंबी टाइम की पॉलिसीज होनी चाहिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेंथ तो मैटर करती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पर अगर पॉलिसी की जो जिसे कहेंगे जुजियात उस तरह से ना हो और वो जिस तरह से उसको रिएक्ट करना चाहिए टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ज़माने गुजर गए हैं। अब नई टेक्नोलॉजी, आपको मालूम है कि सिर्फ सूरज से बनाने की जब आपने पॉलिसी साजी की तो 22,000 मेगावाट बिजली जो है वो सूरज से बनाने की कैपेसिटी हासिल कर ली है पिछले 5-8 साल में पाकिस्तान में। ओवरऑल सरकार के पास 45,000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग दी IPPs। सो अब ये इस चीज का जिसे कहते हैं ना अक्कासी कर रही है कि आर पॉलिसी मेकिंग हैज नॉट बीन वेल थॉट। अब ये आखिर में ये मैं कहता हूँ कि व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दीज फंडामेंटल इश्यूज। देखिए आज एक मुल्क में मैक्रो स्टेबिलिटी है, अफरात ज़र बेहतर है, आपकी फॉरेन अकाउंट पे एक्सटर्नल संभल गया है, रिजर्व्स का बिल्डअप है। अब अगर आप पॉलिसी साजी की अहमियत को डेटा, रिसर्च और थिंकर्स इन तीनों को मिलाकर नहीं करेंगे तो जहां एनवायरनमेंट में खड़े हैं, जहां जो एग्रीकल्चर है ना, आपने जिक्र किया, मैं एक आपको चीज सामने रखूं, आप हैरान होंगे। पाकिस्तान की जो प्रोड्यूस है वो इस वक्त जब आपके घर तक पहुंचती है फ्रॉम द फार्म तो 10 से 33% जाया हो जाती है। जो हमारी 5 मेजर क्रॉप्स, स्टेपल क्रॉप्स, जी हाँ, और जो स्टेपल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो दुनिया की जो यील्ड्स हैं उससे कहीं पे जो बेस्ट यील्ड्स हैं कहीं पे आधी है, कहीं पे 33% है, यानी कि 1/3। बिल्कुल ऐसी, और दुनिया भी इस सूरत हाल पे नजर रखे हुए है। अच्छा डॉक्टर साहब, अल जज़ीरा ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक फिगर कोट की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में मजमूई तौर पर जो लैंडफॉर्म है उसमें इजाफा हुआ है, और पंजाब में ऐसा नहीं हो सका, लेकिन जबकि पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट भी कहलाता है। तो इस सूरत हाल में ये कितनी मुतासिर कुन है, तशवीशनाक बात है, क्योंकि अल जज़ीरा ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान में काश्तकारी है वो गैम्बलिंग विद नेचर है। तो किस तरह देखते हैं आप इस सूरत हाल को? एक तो ये है कि हमें फूड सिक्योरिटी को लाजिम व मलजूम इसलिए बनाना है कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं है। हम वो मुल्क नहीं है कि हम ये कहें कि हम कहीं से कोई चीज़ मंगा कर अपनी नीड्स जो है उनको पूरा कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 25 करोड़ की आवाम है और जिस तरह बढ़ रही है 2.5% जिसकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, सो आई मीन फॉर मी दैट्स एक्सट्रीमली सीरियस इशू। और हम आज भी 10 से 11 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंपोर्ट करते हैं और 6-7 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। सो पहले तो हमने हमारी वीट हो गई, राइस हो गई और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह लाइव स्टॉक है। ये जो 22% हम कहते हैं इसमें 10-12% तो लाइव स्टॉक का हिस्सा है। इस सब को लाजिम व मलजूम बनाना है कि हम अपनी लोकल नीड्स को पूरा कर सकें और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है जो एरिया अंडर कल्टिवेशन है, इसलिए कि वाटर की रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं पाकिस्तान में। दो अब रेन से बहुत वाटर आ गया है पर स्टोरेज नहीं है।
दूसरी बात यह है कि जो क्रॉप्स की यील्ड्स बेहतर नहीं होंगी तो सप्लाई चेन सस्ती कभी नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि एरिया पाकिस्तान का जो है उसको बचाने के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टली ग्रो करते रहेंगे, हाउसिंग सोसाइटीज बनाते रहेंगे, शहर जो कई मतलब बढ़ते हैं ही चले जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टली बढ़ते ही चले जा रहे हैं के रस्तों पे, जो सैलाबी गुजरगाहें हैं उनके रस्तों पे, तो फिर तो नुकसानात ही होंगे। सो सिटीज मैनेजमेंट, अब इन द एंड इसका अगेन आज मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं बड़ी डेप्थ की। सो इसकी डेप्थ की क्या बात है? 3 गवर्नमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में जो चलनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन और आर्टिकल 140 जो है वो ये कहता है कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। आइन का जो आर्टिकल 140 जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जो आया था वो ये कहता है कि एक लोकल गवर्नमेंट होगी। लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि वो सिटीज, वो एजुकेशन, वो जो सर्विस डिलीवरी हेल्थ की है, वो इन चीज़ों को देखे और ये देखे कि सिटीज़ आपस में compete कर रही हों और बेहतर सहूलियात बना रही हों। आज हम कहीं भी लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, क्वेटा में या केपी में, पेशावर में बैठ के अगर 100-200 किलोमीटर दूर कोशिश करें कि हम जाके उनको मॉनिटर करें या उनको चलाएं, तो ये बात पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये जो इम्प्लीकेशंस हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जो असरात दिखाई दे रहे हैं, इनका एक्चुअली जो कहेंगे फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल तो ये है मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, क़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा, पाकिस्तान की मईशत को हम ज़ाहिर है कुदरती आफात की ही बात कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी पर लेना चाहिए हुकूमत को। पाकिस्तान की मईशत वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़तरात को फेस कर रही है, ऐसे में आप कुदरती आफात को किस तरह देखते हैं? ये कितना बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज है? Environment for Pakistan is a truly big challenge, और उसकी वजह यह है कि हम उन वजूहात से भी अफेक्टेड हैं जो हमारी क्रिएटेड नहीं है। अगर आप क्लाइमेट की कोई भी रेजिलियंस की रिपोर्ट देखें, अब तो IMF भी पाकिस्तान में इस चीज़ पे आ गया है कि हमें क्लाइमेट रेजिलियंट मेजर्स लेने हैं। अगर आप आज भी ये काम करेंगे कि जहाँ पे पानी गुजर रहा है उसके ऊपर होटल्स बना दें, जबकि लॉ ये कहता है कि आई थिंक विद इन 100 फीट आप बना नहीं सकते, मुझे एग्जैक्टली अब लॉ याद नहीं है, बट आई थिंक द लॉ सेज दैट। पर ये जो बह गया सब कुछ, ये इसीलिए बह गया ना कि पाकिस्तान में हमने ऐसे ही काम किए, नदी नालों के ऊपर हमने ये बनाए, सीवरेज जो गुजर रही थी उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई, और शहरों की जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। इसके अलावा जो मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वेस्ट मैनेजमेंट और फिर पोल्यूशन। और अगर आप ये सोचें कि ये सब चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रही हैं, हमने इसकी ना इन डेप्थ स्टडीज़ की और ना ही जाकर लागू की वो चीज़ें, और आज भी हम ये कहते हैं कि गाड़ियों के लिए हम सड़कें बना रहे हैं। मैं बार बार समझाता हूँ कि गाड़ियों की सड़कें ना बनाएं पाकिस्तान में, मोटरवेज बनानी है या रेल से बगैर पोल्यूशन के फ्रेट और पैसेंजर कैरी करना है। दैट्स द क्वेश्चन यू मस्ट बी आस्किंग। पाकिस्तान में ईवी बाइक्स अच्छी बात है लाना, पर ईवी बाइक्स लाने हैं कि एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, यानी कि 4 गाड़ियों को बदलना है। ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एक मिनी वैन से या 5, 6, 8 गाड़ियों को बदलना है एक बस से। सो अगेन दिस इज ऑल द प्लानिंग दैट यू नीड टू डू। कैन वी डू ऑल दिस? आई मीन जो एयर क्वालिटी अभी आएगी जब हम विंटर्स को हिट करेंगे, और जो वाटर स्केर्सिटी आती है जब हम क्रॉप्स के लिए काम करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों को हम मैनेज आज भी कर सकते हैं, पर इसकी मैनेजमेंट के लिए नीड। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपको पॉइंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी कुछ साल पहले की ही बात लगती है जब पाकिस्तान LNG की तलाश में था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कतर से हम मुआहदे में छूट की दरख्वास्त कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो सोलर सिस्टम है वो है। 4000 मेगावाट जो है वो सोलर के थ्रू मिल रही है, और ये कहा जाता है कि ये वो सार्फिन है जो 400 से 500 माहाना कंजम्पशन वाले हैं। तो अब उसके बाद में पीछे जो है वो 70% प्रोटेक्टेड सार्फिन बचते हैं। आप क्या समझते हैं कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है ये मईशत के लिए? क्योंकि पहले ही जो सर्कुलर डेप्थ है एनर्जी के हवाले से, एनर्जी सेक्टर में, उसमें वो 2500 से भी बढ़ चुका है। सो पॉलिसी प्लानिंग अगेन इस चीज़ का महवर है ना।
अब इसको ठीक करने का पहले फंडामेंटल तरीका बता देता हूँ, फिर वजूहात बता देता हूँ क्यों यहाँ खड़े हैं। फंडामेंटल तो तरीका ये है कि यू नीड टू क्रिएट अ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो गैस, पेट्रोलियम, वाटर और पावर इनको अलहदा ना देख रही हो। हुआ ये है कि हमने अलहदा इनको देखा और ये नहीं सोचा कि हमने गैस मंगवाई जो यूज़ होनी थी किस चीज़ में, पावर बनाने में। पर जब पावर की डिमांड मुल्क में टूटी क्योंकि कीमतें भी बढ़ी और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उस तरह नहीं आई, और जो हमारे सारिफ थे आप जैसे, ये भी याद रखिए कि 60 से 70% सारिफ 200 यूनिट से ऊपर बिजली नहीं इस्तेमाल करता पाकिस्तान में। ये मतलब दैट इज़ दी डोमेस्टिक लोड विच इज़ लेस देन 200। वो और टूट गया बिकॉज कीमतें जो थी कहाँ 18-20 रुपए से बढ़ के 35-40 रुपए फी यूनिट हो गई। कैपेसिटी ऐड होती रही, कैपेसिटी चार्जेस आपके और मेरे और मैन्युफैक्चरर के और कमर्शियल वाले के बिल में आते रहे, और जो रिच कस्टमर था वो ऑफलोड हो गया। सो एक तो जो प्लांट्स हैं उनकी आई थिंक 800 MMCFD ले रहे थे, वो 500 पे चले गए। फिर हमने कैप्टिव को उठाया और ये सोचा कि जो कैप्टिव की गैस है वो कैप्टिव को नहीं देंगे तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, वो उन 45,000 मेगावाट पे शिफ्ट करेगा जो लाइन से बिजली आ रही थी। उसने ये नहीं किया, उसने कहा ये बिजली बहुत महंगी है। सो इंसेंटिव ये क्रिएट किया था कि वो उस पर शिफ्ट करेगा। वो शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा विंड फार्म्स पे, बिकॉज कराची में तो हवा चलती है, सूरज तो है ही है। हवा क्यों चलती है? क्योंकि समंदर है। बिल्कुल ठीक है। करामी की माज़रत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। डॉक्टर खाकान नजीर प्रोग्राम में मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मईशत की बेहतरीन नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, हुकूमत इक़दामात तो कर रही है हंगामी बुनियादों पर, लेकिन जो कुदरती आफात है, माहौलियाती तब्दीली है, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज अब बनकर सामने आ चुका है। और इससे निपटने के लिए यकीनी तौर पर हंगामी बुनियादों पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इक़दामात करना होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।